नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 साइंस की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मूव करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कि एनी चेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे फॉर्म में, एक नए फॉर्म में, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सारे ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है हम उससे पहला जो सब्सटेंस है उस पर रिवर्स नहीं आ सकते। मतलब क्या हुआ, फिजिकल प्रोसेस से हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते कोई भी केमिकल रिएक्शन को। फिजिकल प्रोसेस मतलब फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है मोस्टली वो इरिवर्सिबल होता है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल रिएक्शंस या फिजिकल चेंज आप लोग क्लास 8 7 में पढ़े होंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि अगर फ्रिज से हम लोग बर्फ निकाल देते हैं और उसे 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे उसका सॉलिड से वो लिक्विड बन जाता है। फिर अगर थोड़ा सा हम हीट दे देंगे तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में भी आ जाता है। लेकिन हम उस गैसियस फॉर्म में आ गया, फिर लिक्विड से हम लोग सॉलिड में तो जा ही सकते हैं। टेम्परेचर को जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे तो वो जितने भी फिजिकल प्रोसेस है उससे हम लोग वापस जा सकते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो होता है रिएक्टेंट, और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिखा जाता है। तो हम जब केमिकल इक्वेशन समझाएंगे तो उसमें बता देंगे। फिर जो सब्सटेंस, नया जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो होता है प्रोडक्ट, जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये केमिकल इक्वेशन है। 2 Mg plus O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ व्हाइट कलर का पाउडर वो हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें एक प्रिकॉशन होता है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया जाता है सैंड पेपर से। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो उसको सैंड पेपर से घस देने से वो मैग्नीशियम जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट जाता है और इजीली बर्न हो जाता इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन के। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। कई सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। जैसे कि जिंक हम लोग अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज इन कलर। तो कलर में चेंज होता है। जैसे कि अगर सिट्रिक एसिड को हम लोग पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे तो जो सॉल्यूशन का कलर होता है बेसिकली इनिशियल वो पर्पल कलर का होता है। फिर सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के वो कलर जो होता है पर्पल से कलरलेस बन जाता है। फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं कलर चेंज का। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें कलर जो है वो ऑरेंज से ग्रीन बन जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी केमिकल रिएक्शंस की। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट कौन कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शन, तो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। तो जब भी ये चेंज होता है, इंटरचेंज होता है, तो जैसे कैंडल वैक्स जो होता है वो सॉलिड होता है। जब हम उसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो धीरे धीरे वैक्स जो है पिघलने लगता है, तो वो लिक्विड स्टेज में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया, और साथ ही साथ में इस वाले एग्जाम्पल में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ। तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, एक तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ में आपका ये इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ठीक है। फिर चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज इन टेम्परेचर।
ठीक है, जब हम लोग क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, स्लेकेट लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो वो भी इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, राइज इन टेम्परेचर महसूस होता है। फिर साथ साथ में जैसे कि पहले भी एग्जांपल बताया, जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराएंगे तो इसमें क्या होता है, दो कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, साथ ही साथ में इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। पांचवी जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बेरियम क्लोराइड को हम लोग H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट एक येलो पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और साथ ही साथ में HCl बनता है। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। ये जो एग्जांपल है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हम बाद में डिटेल में समझेंगे। फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले। ठीक है, तो उसको, कोई भी रिएक्शंस को हम लोग सिंबल से फॉर्मूला में लिखते हैं, समझते हैं, उन्हें हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले तो ए एंड बी एक रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सी एंड डी। ठीक है, तो ये ए एंड बी जो है वो रिएक्टेंट है, सी एंड डी प्रोडक्ट है। एरो शो कर रहा है कि किस तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो कई जगह में आप देखते होंगे कि ए प्लस बी इस तरह से कुछ दिया होता है, रिवर्स भी होता है। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, दोनों साइड में वो मूव कर सकता है। लेकिन अगर एक साइड में एरो मूव कर रहा है तो वो हो जाएंगे आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन का, जैसे कि हाइड्रोजन एंड वाटर रिएक्ट करता है तो बनता है वाटर। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम लोग कंसाइज फॉर्म में यूजिंग द सिंबल्स अगर लिखे तो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन का सिंबल है H2 एंड ऑक्सीजन का O2, ये रिएक्ट करके बनता है H2O। तो ये बहुत इजी हो जाता है, कंसाइज हो जाता है समझने में, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। फिर केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक बैलेंस्ड होते हैं, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, दैट हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स इन ऑन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बनता है। तो यहाँ पर देखिए जिंक भी दोनों साइड में 1 1 है, हाइड्रोजन जो है दोनों साइड में 2 2 है, सल्फर भी दोनों साइड में 1 1 है, ऑक्सीजन दोनों साइड में 4 4 है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बैलेंस्ड बोलते हैं। तो ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction. To obey this law, the total mass of element present in the reactant side is equal to the total mass of element present in the product side. तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर आते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम जो है वो बोथ साइड में अनइक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो आयरन जो है रिएक्टेंट साइड में वो 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस्ड है, पर ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, वो 1 है और एक 4 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम समझेंगे बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम, जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऐसे ये देखिए बैलेंस्ड नहीं है अभी, तो ऐसे को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है, बेसिकली एक ढांचा बोला जाता है। अब इसे हमें बैलेंस्ड करना है तो एक ऐसे छोटे इक्वेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, अगर बड़ा इक्वेशन उसमें दिक्कत आती है। तो मैग्नीशियम देखिए ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन जो है वो इधर में 2 है और इधर में 1 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या होगा, इंटू 2 आइस कर देंगे, तो मैग्नीशियम जो हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा। तो साथ ही साथ में क्या हो रहा है,
कि मैग्नीशियम भी ट्वाइस हो गया, मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हमें इंटू 2 करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम भी ट्वाइस हो जाएगा। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, 2Mg प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा है बैलेंस्ड इक्वेशन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं आयरन विद वाटर का। तो इसमें क्या होता है, हम लोग पहले लिख लेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है। तो आयरन का लिख लिया, रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 1 और 4। तो जो बैलेंस्ड है उसे कुछ नहीं करना, उसे छेड़ना नहीं है, पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, तो हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 करेंगे, तो अब आ जाएगा। तो हमें इधर में थ्राइस ऑफ आयरन की लिखना पड़ेगा, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पर 1 है और एक 4 है, तो हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4H2O। ठीक है, लेकिन 4H2O के साथ साथ में क्या हो गया, हाइड्रोजन जो हो गया है यहाँ पर वो 8 हो गया। तो रिएक्टेंट साइड में तो 8 हो गया, प्रोडक्ट साइड में अभी भी 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस इंटू 4 करने से 8 हो जाएगा। तो Fe3O4 ये तो बैलेंस्ड है, इधर में हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ H2। अब ये देखिए इधर में सारे बैलेंस्ड है, आयरन जो है 3 है, हाइड्रोजन 8 है एंड ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरफ से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो जो इक्वेशंस है केमिकल इक्वेशन, उसको इंफॉर्मेटिव और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या होता है, साथ साथ में हम लोग फिजिकल स्टेट लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम जो है रिबन जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड एस से डिनोट होता है। ऑक्सीजन जो गैसियस सब्सटेंस है तो जी से होगा। जो प्रोडक्ट बना वो क्या, वो भी सॉलिड है, पाउडर फॉर्म मतलब सॉलिड होता है। तो इसको हम लोग सॉलिड को स्मॉल लेटर एस से करते हैं, गैसेस को स्मॉल लेटर जी, लिक्विड को स्मॉल लेटर एल और एक्वस को ए क्यू से। तो एक्वस और लिक्विड में डिफरेंस ये है कि एक्वस तब होगा जब कोई सब्सटेंस डिसॉल्व है इन द प्रेजेंस, सॉल्वेंट क्या है उसमें, वाटर, तब वो एक्वस कहलाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व है तब हम लोग एक्वस लिखेंगे, अन्यथा हम लोग लिक्विड लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, लेकिन क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला जो है टाइप है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इजी है। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो एक या एक से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे बहुत बार एग्जांपल में बता चुका हूँ, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब कार्बन को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शंस में, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए बी है, वो एक रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, यहाँ पर 2 फॉर्म हो रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, इसमें हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड को
जब हम लोग हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होता है, तो दो प्रोडक्ट बन जा रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन टाइप्स के हैं, हम लोग पढ़ेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन वैसे रिएक्शन होता है जहां पर हम लोग हीट देते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस लगाते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट हीट देंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या आता है? वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ताकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसीड हो पाए, उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है? वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन, ट्वाइस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इस इक्वेशन में देखेंगे तो जो हाइड्रोजन का इवोल्यूशन है वो ट्वाइस है ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा फॉर्म होता है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है जिसमें फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर हम लोग सनलाइट या लाइट का यूज करते हैं डिकम्पोजिशन करने में, जैसे कि AgCl सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हैं, जो कि पहले ओरिजिनली तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन सनलाइट के साथ रिएक्ट करते ही वो बन जाता है सिल्वर प्लस क्लोराइड, अलग हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और जो सिल्वर फॉर्म होता है वो ग्रे कलर का होता है। इसमें तो कलर चेंज भी हो जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम लोग सनलाइट में डिकम्पोज करेंगे तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ब्रोमीन जो गैस है वो भी बन जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है फोटोलिसिस। तो अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाले में। तो A प्लस बी सी ये रिएक्ट करके बनते ए सी एंड बी। तो ये कब फॉर्म होगा? जब A जो होगा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू B, तभी वो एक B को रिप्लेस कर सकता है। अगर B ज्यादा रिएक्टिव होता इन कंपैरिजन टू ए तो वो ए जो है वो रिप्लेस नहीं कर पाता और ए सी फॉर्म नहीं होता। तो इसमें जो रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या फॉर्म होता है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से काफी रिएक्टिव है, इसीलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। सिमिलरली जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ में, तो जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, सल्फेट के साथ में वो एसोसिएट हो जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ए जो है वो सी को डिस्प्लेस करेगा और सी जो है वो ए को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस बेसिकली हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और साथ ही साथ में सोडियम क्लोराइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है और सोडियम जो है वो बेरियम को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयन हो जा रहा है, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके वो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जा रहा है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। फिर दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कोई भी बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब एक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तब एक सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ ही साथ में वाटर भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो सोडियम क्लोराइड के साथ में क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, एक सॉल्ट है। और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ में रिएक्ट करके वाटर बना ले रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं या एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया होगा। तो ये पहला वाला एग्जांपल जो बेरियम क्लोराइड वाला, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। The reaction in which precipitate is formed by mixing of the aqueous solution of two salts is called precipitation reaction। तो आप बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट वाला एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और साथ साथ में वाटर का रिलीज होता है, तो वैसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन। फिर जो पांचवा कैटेगरी है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है फ्रॉम ए कंपाउंड, हम लोग कहते हैं उसे रिडक्शन रिएक्शन। तो जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में साइमल्टेनियसली होता हो, उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो वो कॉपर प्लस वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन लूज कर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ पर दोनों चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फिर दो चीजें आती हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो उसको कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस्ड हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस केस में देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जा रहा है। और हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आते हैं सिक्स टाइप में, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है बेसिकली, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और साथ साथ में बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इसमें रिलीज होता है। तो वैसे रिएक्शन जहाँ एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। फिर और एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, क्विक लाइम को वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो स्लिकेट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में एनर्जी, इसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब डिकम्पोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक जो है, अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला जो है वो कोरोशन। कोरोशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्शन ऑफ मेटल इनटू एन अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड गैसेस present in the atmosphere is called corrosion। तो फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम लोग आयरन को 2-3 महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर कहीं रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन साथ ही साथ में वाटर के साथ या एसिड के साथ या कोई अदर गैसेस के साथ रिएक्ट करके एक रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को ही रस्टिंग कहते हैं। तो ये रस्टिंग का इक्वेशन है, जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में, मतलब मॉइस्चर के साथ में, तो वो बना लेता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और इसी को रस्ट कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2Fe2O3.XH2O। तो ये जो एक रस्टिंग भी है यहाँ पर, और एक रेडॉक्स रिएक्शन ही, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। आयरन देख लीजिए ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली
ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो साथ ही साथ में बहुत सारे अदर एलिमेंट भी है, जैसे सिल्वर हो गया। सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में। जो कॉपर है वो भी चेंज होता है, तो ग्रीन कलर का बन जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम कोरोशन से होते हैं। तो मेथड क्या है प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग को? तो पहला तो बहुत इजी तरीका जो है पेंटिंग कर देते हैं, या फिर ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग किया जा सकता है। जैसे मशीन्स में हम लोग ऑयल डालते हैं, ग्रीसिंग करते हैं ताकि जंग ना लगे। तीसरा जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जिंक की कोटिंग कर देते हैं उस मेटल पे। फिर जो दूसरा एवरीडे लाइफ में है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या हो जाता है? द taste and odor of food materials containing fats and oils change when they are left to exposed to air for a long time. जनरली गर्मी के दिनों में क्या होता है, अगर सुबह खाना बन जाता है, अगर रात तक हम लोग क्या होता है वो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसको उसमें स्मेल आने लगती है। तो वो बेसिकली क्यों होता है? तो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ऑक्सीडाइज हो जाता है फैट्स एंड ऑयल, इसीलिए वो टेस्ट चेंज हो जाता है और एक फाउल स्मेल आने लगता है। तो इसी को कहते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, तो इसमें इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। फिर वैक्यूम पैकिंग, मतलब इसमें एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करना। फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जैसे चिप्स के पैकेट में होता है, उसमें हवा ज्यादा होता है, तो हवा में हम लोग को लगता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खराब कर देगा चिप्स को, इसीलिए ऑक्सीजन की जगह वो नाइट्रोजन डाला जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत लेस रिएक्टिव होता है। फिर चौथा जो है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। अगर कोल्ड टेम्परेचर में रखेंगे कोई भी चीज, तो वो ज्यादा देर तक प्रिजर्व रहेगी और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को वो स्टॉप कर देगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।